आज हम लोग चैप्टर 7 में ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हमें कोई भी मैथमेटिकल कंप्यूटेशन या लॉजिकल कंप्यूटेशन करना होता है तो हमें ऑपरेटर की जरूरत होती है। सेम उसी प्रकार सी लैंग्वेज में भी ऑपरेटर्स का प्रयोग किया जाता है। आइए हम इसे समझते हैं कि ऑपरेटर क्या है, किस प्रकार किया जाता है। तो अगर हम प्रोग्रामिंग भाषा की बात करें तो प्रोग्रामिंग भाषा में भिन्न भिन्न यानी डिफरेंट प्रकार के परिणाम प्राप्त करने के लिए अगर हमें रिजल्ट डिफरेंट प्राप्त करना है, चाहे वो मैथमेटिकल की बात करें, मैथमेटिकल ऑपरेटर की बात करें या हमें लॉजिकल कैलकुलेशंस की बात करें, तो इन गणितीय और तार्किक गणनाओं यानी लॉजिकल कैलकुलेशन को पूरा करने के लिए हमें विशेष प्रकार के प्रतीकों यानी सिंबल्स का यूज करना पड़ता है। ये प्रतीक, ये सिंबल्स, ठीक है, ये प्रतीक या सिंबल कंप्यूटर की विभिन्न प्रकार की गणनाओं कैलकुलेशन को पूरा करने के लिए निर्देशित करते हैं और विभिन्न प्रकार की गणनाओं अर्थात कैलकुलेशन को पूरा करने के लिए कंप्यूटर को निर्देशित करने वाले प्रतीकों अर्थात सिंबल्स को ऑपरेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेटर्स। यानी हमें मैथमेटिकल या लॉजिकल कंप्यूटेशन को कंप्लीट करने के लिए, कैलकुलेशन को पूरा करने के लिए जिस प्रकार हमें विशेष सिंबल का इस्तेमाल करना पड़ता है वो विशेष सिंबल ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दस्तावेजों यानी दस्तावेज यानी डेटा का उल्लेख यानी रेफर करने के लिए जिस पहचान यानी आइडेंटिफायर के साथ ही प्रक्रिया प्रोसेस करते हैं उन पहचानकर्ता यानी आइडेंटिफायर्स को ऑपरेटर का ऑपरेंड कहते हैं। कोई भी मैथमेटिकल कंप्यूटेशन हो तो मैं आपको बताऊं दो चीज होता है, एक होता है ऑपरेंड्स, एक होता है ऑपरेटर। जैसे हम लिखा a प्लस बी तो a b ऑपरेंड्स कहलाएगा और प्लस का उसका सिंबल जो है ऑपरेटर कहलाएगा। सेम इसी प्रकार हम लिखा a माइनस बी तो a और b क्या कहलाएगा? ऑपरेंड्स कहलाएगा और माइनस का सिंबल जो है ऑपरेटर कहलाएगा। ठीक, उसी बात को यहां पे बताया गया है। प्रोग्रामिंग भाषा में ऑपरेटर दो प्रकार के होते हैं। अगर हम प्रोग्रामिंग भाषा की बात करें, किसी प्रोग्रामिंग भाषा की बात करें तो उसमें ऑपरेटर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला है यूनरी ऑपरेटर, फर्स्ट इज अ यूनरी ऑपरेटर एंड सेकंड इज द बाइनरी ऑपरेटर। जैसे नाम ही बता रहा है यूनरी, यूनरी मतलब सिंगल और बाइनरी मतलब डबल। तो अब हम इसको ध्यान से देखते हैं कि यूनरी ऑपरेटर में क्या क्या होता है और बाइनरी ऑपरेटर में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा हमने बताया यूनरी ऑपरेटर में क्या होगा, यानी वह ऑपरेटर जिसे किसी संचालन यानी ऑपरेशन को पूरा करने के लिए एक ऑपरेंड की आवश्यकता हो। कितने ऑपरेंड्स की आवश्यकता हो? एक। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि a प्लस बी, तो यहां पर a और b क्या थे? दो ऑपरेंड्स थे और प्लस क्या था? एक ऑपरेटर था। लेकिन यहां पे इस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए कितने ऑपरेंड्स आपने देखा? आपने देखा दो। तो यहां पे बता रहा कि वह ऑपरेटर जिसे किसी ऑपरेशन को पूरा करने के लिए एक ही ऑपरेंड्स की जरूरत पड़े, मतलब हमें दो ऑपरेंड्स की जरूरत ना पड़े, केवल एक से ही हमारा काम हो जाए, तो इस प्रकार के ऑपरेटर को बोलेंगे यूनरी ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर कहलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि यूनरी ऑपरेटर कौन कौन से हैं। ठीक, आगे बात करते हैं सी लैंग्वेज में पूरा करने वाले यूनरी ऑपरेटर निम्नलिखित हैं। सी लैंग्वेज में यूनरी ऑपरेटर कौन कौन से हैं? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर है जिसे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए केवल एक ही ऑपरेंड्स की जरूरत हो। जैसे मैंने आपको बताया ना कि a प्लस बी, ठीक है, तो इसमें क्या है? a और b क्या है? ऑपरेंड्स हैं और प्लस क्या है? ऑपरेटर है। तो इस ऑपरेशन के लिए हमें दो की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहां पे यूनरी में बात होगी तो केवल एक ही ऑपरेंड्स की जरूरत होगी। तो कौन कौन से वो ऑपरेटर हैं जिसे हम यूनरी ऑपरेटर बोल सकते हैं? तो पहला है एड्रेस ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? एड्रेस ऑपरेटर। इसे हम एम्परसेंड सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एम्परसेंड सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। यह एड्रेस ऑपरेटर यानी यह वेरिएबल का एड्रेस बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है एस्ट्रिक। क्या है? एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का इस्तेमाल अप्रत्यक्ष संचालन यानी इनडायरेक्ट ऑपरेशन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? इनडायरेक्ट ऑपरेटर के लिए करते हैं। तीसरा है प्लस। प्लस क्या है? यूनरी प्लस। इस प्लस को बोलते हैं यूनरी प्लस यानी यूनरी जोड़, यानी यहां पे जहां पे हमें प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा और केवल ऑपरेंड्स एक होगा वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है पाइप सिंबल या बिट वाइज ऑपरेटर।
क्या बोलते हैं इसको, बिट वाइज ऑपरेटर। जब सी लैंग्वेज में और प्रोग्रामिंग में पढ़ाऊंगा बताऊंगा तो वहां पर इसका डिटेल्स में हम आपको इस्तेमाल बताएंगे। नेक्स्ट है जैसे कि यूनरी, ठीक है, नेक्स्ट है यूनरी माइनस। जैसे यूनरी प्लस होता है सेम उसी प्रकार यूनरी माइनस। प्लस प्लस की बात करें तो यूनरी इंक्रीमेंट, कभी कभी हम लोग आपने इस्तेमाल भी किया होगा, हम लोग थे ए प्लस प्लस, या हम लिखें ए इज इक्वल टू ए प्लस वन, या हम लिखें ए प्लस प्लस। ए प्लस प्लस इज मीन्स, जैसे सपोज हम लोग लिखते हैं ए इज इक्वल टू ए प्लस वन, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस प्लस। तो ए प्लस प्लस लिखेंगे तो इसका मतलब होता है कि ए में एक का इंक्रीमेंट किया गया, ठीक। एक्सक्लेमेटरी मार्क की बात करें तो यहां पर तार्किक यानी लॉजिकल ऑपरेटर इसको बोलते हैं, ठीक। अब हम क्या आप जानते हैं, कुछ स्पेशल बात आपको बताना चाह रहे हैं कि सिंबल्स का कलेक्शन जो कंप्यूटर को बताता है किसी विशेष काम को कैसे किया जाए, ठीक है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर को बताता है कि काम किस प्रकार किया जाए। आगे देते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कुछ निश्चित सूचनाओं यानी इंफॉर्मेशन का समूह होता है। क्या होता है, कुछ निश्चित सूचनाओं या इंफॉर्मेशन का समूह होता है जो स्पष्ट भाषा में एक विशेष श्रृंखला द्वारा समस्या हल करने के लिए लिखी गई होती है। एक्चुअल में जो हम प्रोग्राम बनाते हैं किस लिए बनाते हैं, हम प्रोग्राम बनाते हैं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए बनाते हैं। अतः इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें जॉब्स कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें जॉब्स कहा जाता है, ठीक है। जैसे फोर्ट्रॉन, बेसिक, कोबोल आदि, ये सब क्या है, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम प्रोग्राम्स लिखते हैं और प्रोग्राम लिख के हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बाइनरी ऑपरेटर। तो जैसे यूनरी में क्या था, यूनरी में हम एक ही ऑपरेंड्स का इस्तेमाल करते थे। बाइनरी में क्या करेंगे, बाइनरी में हमारे ऑपरेंड्स की संख्या 2 होगी, ठीक। तो वे ऑपरेटर जो किसी संचालन ऑपरेशन को पूरा करने के लिए 2 ऑपरेंड्स का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है बाइनरी ऑपरेटर। उन्हें क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है। बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था। यूनरी में यूनरी का मतलब होता है सिंगल, यूनरी का मतलब क्या होता है, सिंगल, और बाइनरी का मतलब क्या होता है, डबल। तो यूनरी मतलब जिसमें ऑपरेंड्स एक होते हैं। ऑपरेंड्स क्या होता है, ऑपरेंड्स वह चीज होता है जिसमें हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, ठीक। तो आगे बात करें, सी भाषा की बात करें तो सी लैंग्वेज में विभिन्न प्रकार के ऑपरेटर को उनके काम के आधार पर कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया, बांटा गया, ठीक है। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर का मतलब जिसमें हम अंकगणित का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। संबंध परक संचालक, ठीक है, संबंध परक मतलब रिलेशनल ऑपरेटर की बात करेंगे तो जिसमें मैथमेटिकल कंप्यूटेशन होगा तो अर्थमेटिक, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर कहलाएगा, और जिसमें हम रिलेशन संबंधित काम करेंगे उसे बोलेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। आगे हम इसको और देखते हैं, तार्किक संचालन यानी लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, जैसे हमने बताया जो लॉजिकल ऑपरेशन में इस्तेमाल किया उसे बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर का भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर में क्या होता है, बिटवाइज ऑपरेटर में हम उसके सिस्टम से रिलेटेड वर्क को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है कंडीशनल। कंडीशनल की हम बात करें कि कंडीशनल ऑपरेटर यानी किसी कंडीशन पे बेस्ड होगा, ठीक है। उसके बाद विशेष संचालन स्पेशल ऑपरेटर की हम लोग बात करेंगे, डिटेल में हम इनके बारे में अभी पढ़ेंगे समझेंगे। तो ऑपरेटर का प्रयोग, अगर हम ऑपरेटर की बात करें तो ऑपरेटर का प्रयोग गणितीय प्रक्रियाओं का संचालन, गणितीय प्रक्रियाओं का संचालन मतलब मैथमेटिकल प्रोसेस, ठीक है, मैथमेटिकल प्रोसेस और ऑपरेशन को पूरा करने के लिए किया जाता है। अगर हम अंकगणितीय संचालन की बात करें तो अंकगणितीय संचालन या अर्थमेटिक ऑपरेटर मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, ठीक। कितने प्रकार के होते हैं, अगर हम अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात करें तो अर्थमेटिक ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं, अभी हमने बताया 5 प्रकार के। अर्थमेटिक ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। अब आइए हम समझते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर जो 5 प्रकार के होते हैं उनका कार्य क्या है और है कौन। पहला है, बहुत ही कॉमन है, प्लस। आप आई होप सभी लोग जानते हैं प्लस ऑपरेटर, ठीक है। प्लस क्या काम करता है लगभग सभी लोग जानते हैं, यह 2 वेरिएबल के मानों को आपस में जोड़ता है। प्लस किस लिए इस्तेमाल करते हैं, जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेम बिल्कुल वही काम यहां पर भी है, प्लस का काम जोड़ने का काम है।
और माइनस किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपको पता है, माइनस हम सब्ट्रैक्ट करने के लिए करते हैं, बिल्कुल सही। तो यह दो वेरिएबल के मानों को एक दूसरे से घटाता यानी सब्ट्रैक्ट करता है, ठीक। तीसरा है एस्टेरिस्क। वैसे नॉर्मली अगर हम लोग सिंपल की बात करें तो क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कंप्यूटर में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एस्टेरिस्क का। किसका इस्तेमाल करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एस्टेरिस्क, ठीक है। यदि दो वेरिएबल के मानों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो हम एस्टेरिस्क ऑपरेटर यानी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का प्रयोग करेंगे। सेम इसी पूरा डिवीजन का, ठीक है। यह क्या करेगा, डिवीजन क्या करता है, ये स्लैश ऑपरेटर है, ठीक है। हम दो वेरिएबल के मानों का भागफल होता है, ठीक है। दो वेरिएबल को हमें डिवाइड करना है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, डिवीजन का। नेक्स्ट होता है मॉडुलस ऑपरेटर। किसका, कौन सा ऑपरेटर, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर स्टोर करता है। मतलब समझिएगा, जैसे हमने 5 है, 5 को हमने 2 से डिवाइड किया, कितने से किया, 2 से डिवाइड किया, तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो अगर हम मॉडुलस की बात करें तो मॉडुलस क्या स्टोर करेगा, 1 को स्टोर करेगा, ठीक है। और अगर हम डिवीजन की बात करें तो डिवीजन क्या स्टोर करेगा, 2 को करेगा, ठीक। वो 2 कोशेंट का इस्तेमाल करता है और वो रिमाइंडर को स्टोर करता है, ठीक। तो मॉडुलस यह दो वेरिएबल के मानों के मध्य भाग देने के पश्चात प्राप्त शेषफल, ठीक है। शेषफल यानी रिमाइंडर की बात करते हैं, रिमाइंडर को स्टोर करता है और इसे डी मॉडुलस वाइड भी कहते हैं। मॉडुलस ऑपरेटर जनरली हम लोग उसे मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं, लेकिन और डिटेल में बोलना चाहें तो डी मॉडुलस वाइड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने 1 2 3 4 एंड 5 मैथमेटिकल अर्थमेटिक ऑपरेटर हमने देखे। आई होप समझ में आया होगा, आसान है, ये आप पढ़ते भी आ रहे हैं, ठीक है। आइए कुछ और बात करते हैं, सूडो कोड की बात करते हैं। सूडो कोड जैसे हम आपको बताया था, सूडो मतलब अगर हम एक्चुअल में देखें, सूडो PSEUDO, सूडो को मतलब होता है फॉल्स, यानी एक्चुअल में वो चीज होती नहीं लेकिन हम उसे प्रिटेंड करते हैं, शो करते हैं कि वही चीज है। तो सूडो कोड मानव भाषा ह्यूमन लैंग्वेज तथा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच एक क्रॉस है, यानी जैसे हम जो बोलते हैं, ठीक है, तो वो ह्यूमन भाषा लैंग्वेज हो गई। तो सूडो कोड मानव भाषा ह्यूमन लैंग्वेज था एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ह्यूमन जैसे हम बोल रहे हैं, तो इनके बीच एक क्रॉस है, यानी ये लुक्स लाइक अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ये देखने में तो एकदम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह होगी, लेकिन यह ह्यूमन से लैंग्वेज से मिलती जुलती लैंग्वेज, ठीक है। यह एक डिजाइनिंग टूल है, क्या है, यह एक डिजाइनिंग टूल। डिजाइन टूल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टूल। कोई भी टूल होता है, टूल से हम कोई काम को आसान बनाते, आसानी से कर सकते। किसी भी काम को करने में अगर कोई भी आपकी मदद करता है वो टूल कहलाता है। ये आप जान लीजिए, किसी भी चीज को अगर आपको करने में किसी से आपको सहायता प्राप्त मिलती है तो उसको बोलते हैं टूल, ठीक है। तो यह क्या है, एक डिजाइनिंग टूल है। डिजाइन टूल क्यों कहा गया, क्योंकि इसकी मदद से हमें डिजाइनिंग करने में आसानी होती है, इसलिए इसे बोलते हैं डिजाइनिंग। मुख्य रूप से कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइनिंग जैसे एल्गोरिथम में किया जाता है। एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम भी सिंपल इंग्लिश है। एल्गोरिथम में भी हम क्या करते हैं, सिंपल, हमें जो प्रोग्राम करना उसको अपनी भाषा में लिखते हैं, वही एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को अगर हम डेफिनेशन दें, एल्गोरिथम इज सिंपल इंग्लिश, ठीक है, एंड इन विच वो चीज है जिसमें यू ट्रांसलेट द प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू योर वर्ड्स, आप अपने शब्दों में उस प्रोग्राम को बताते हैं, ठीक है। आगे अभी तक हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर देखे, अब हम लोग देखते हैं संबंध परक संचालन, यानी हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। नाम ही रिलेशनल ऑपरेटर, यानी क्या करेगा, रिलेशन करेगा। किसके बीच में रिलेशन करेगा, जो वैल्यूज होंगी। तो यह ऑपरेटर दो या दो से अधिक डॉक्यूमेंट्स के मध्य, किसके मध्य, डॉक्यूमेंट्स के मध्य तुलनात्मक कंपैरिजन करता है, तुलनात्मक कंपेयर करता है। होता है इससे क्या होता है, सी भाषा, सी लैंग्वेज में यह संचालन ऑपरेटर 6 प्रकार के होते हैं। वहां अर्थमेटिक ऑपरेटर कितने प्रकार के थे, 5 थे। कौन कौन से थे 5, एक था प्लस, ठीक है, दूसरा था माइनस, तीसरा था मल्टीप्लिकेशन, चौथा था डिवीजन और पांचवा था मॉडुलस। तो हमने वहां पे 5 अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़े। अब यहां पर हम
6 रिलेशनल ऑपरेटर की बात करेंगे, 6 रिलेशनल ऑपरेटर की बात करेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है? यह एक तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक कंपैरिजन के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर दो दस्तावेजों के मध्य समानता सिमिलरिटी व असमानता डिससिमिलरिटी प्रकट करने का कार्य करता है। मतलब इससे हम सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी का पता लगाते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब हम रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ में कोई बहुत नया चीज है, आप लगभग ये ऐसे चीजें हैं जो आप जरूर पढ़े होंगे और देखे भी होंगे। ठीक है, लेकिन आपको वहां हो सकता है पता ना हो कि इसे रिलेशनल ऑपरेटर भी कहा जाता है। ठीक, तो अगर हम पहला रिलेशनल ऑपरेटर की बात करें, इक्वल की बात करते हैं। ठीक है, मैथ में हम लोग इक्वल लगाते हैं, इक्वल लगा दिया, वो इक्वल हो गया। लेकिन सी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो हम लोग डबल इक्वल लगाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, सी लैंग्वेज में हम सिंगल का भी यूज करते हैं और डबल का भी यूज करते हैं। लेकिन जब सिंगल ऑपरेटर का यूज करते हैं तो वो हो जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। समझिएगा, जैसे हमने लिखा a = 10, तो इसका मतलब हो गया a नाम के वेरिएबल में 10 वैल्यू स्टोर हो गई। क्या हो गया? a नाम के वेरिएबल में 10 वैल्यू स्टोर हो गई। लेकिन अगर हमने यही लिखा a = 10, ठीक है, हमने लिखा a = 10, तो यहां क्या हुआ? यहां पर ये चेक करेगा क्या a की वैल्यू 10 है। समझिएगा, सिंगल आपने इस्तेमाल किया तो वो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब वो वैल्यू वेरिएबल में डाल देगा। लेकिन अगर डबल इस्तेमाल किया तो डबल का मतलब है वो चेक करेगा, कंपेयर करेगा। ठीक, तो ये हो गया कंपैरिजन ऑपरेटर। आगे दूसरे, जैसे नॉट इक्वल टू, अगर हम नॉट इक्वल टू की बात करें तो हम लोग इक्वल को क्रॉस कर देते हैं, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। ऑर्डिनरी भाषा में मतलब हम लोग अपने नॉर्मल लाइफ में अगर कोई चीज नहीं बराबर है तो इस सिंबल का प्रयोग करते हैं। ठीक, लेकिन अगर सी की बात करें तो हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं, इक्वल लगाते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल का मतलब है नॉट इक्वल टू, यानी यह उसके बराबर नहीं है, कंपेयर करेगा। ठीक, इसे बोलते हैं नॉट इक्वल टू। तीसरा रिलेशन ऑपरेटर है लेस देन। क्या है? लेस देन। ये जैसे हम लोग नॉर्मल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल में लेस देन ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, सेम सी में भी उसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं लेस देन। आगे बात कर रहे हैं ग्रेटर देन, बिल्कुल ग्रेटर देन। अच्छा, ग्रेटर देन यहां पर भी उसी तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोई अंतर नहीं है। हाँ, अब यहां पर जैसे लिखा हुआ है लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू के लिए हम सिंपल एक लाइन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि और नीचे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम सीम बात करें तो लेस देन ऑपरेटर के बाद हम इक्वल का प्रयोग करके यस देखते हैं कि लेस देन इक्वल टू मतलब उससे कम हो या उसके बराबर हो। ठीक है, आगे है से अधिक के बराबर, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू। तो हमने देखा इक्वल के लिए हम इक्वल के यूज करते हैं। a = 10 मतलब ये कंपेयर करेगा कि क्या 10 के बराबर है। यही हम लिख देते हैं a नॉट इक्वल टू 10, तो ये चेक करेगा कि a 10 के बराबर नहीं है। और लेस देन की अगर हमने बात किया, हमने कहा a लेस देन 10, तो ये चेक करेगा क्या a जो है 10 से छोटा है। अगर इसी तरह ग्रेटर की बात करें तो a ग्रेटर देन 10, यानी a 10 से बड़ा है। और अगर हमने ये इस्तेमाल किया a लेस देन आर इक्वल टू, क्या या तो छोटा है या तो बराबर है। इसी तरह हम इस्तेमाल करें a ग्रेटर देन 10, इसका मतलब a बड़ा है या बराबर है, या मतलब दोनों कंडीशन में ट्रू हो सकता है। बड़ा होगा तब भी ट्रू हो जाएगा और बराबर होगा तो भी ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह हमने 6 रिलेशनल ऑपरेटर पढ़े और समझा, हमने एग्जाम्पल के साथ देखा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर में। जैसे लॉजिकल ऑपरेटर हम बात करते हैं तो लॉजिकल ऑपरेटर में दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक संबंध परक व्यंजकों यानी रिलेशनल एक्सप्रेशन को जोड़ते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करते हैं? जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं। और अथवा मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन में प्रयोग होता है। इनका परिणाम देखिएगा, इस अगर 1 आता है तो मतलब ट्रू,
और 0 आता है मतलब फॉल्स। अगर कोई ऑपरेशन आपने किया और उसकी आउटपुट यानी रिजल्ट ट्रू आ रहा है तो ट्रू के लिए यहाँ पे कंप्यूटर 1 शो करता है और फॉल्स के लिए 0 करता है। ठीक, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं फॉल्स 0 के रूप में प्राप्त होता है। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर की बात करें तो लॉजिकल ऑपरेटर 3 प्रकार के, एक है एंड, ठीक है, एंड में क्या होगा, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा है और के लिए हम लोग इस तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और तीसरा है नॉट के लिए हम लोग एक्सक्लेमेटरी मार्क का भी इस्तेमाल करते हैं, यहां पे नॉट। तो एक है डबल एम्परसेंड इस्तेमाल करते हैं, एक इस्तेमाल करते हैं डबल पाइप सिंबल इस्तेमाल करते हैं और एक्सक्लेमेटरी मार्क इस्तेमाल करते हैं। ये किस लिए आप करते हैं, 2 लॉजिकल ऑपरेटर को जोड़ने के लिए हम इसको करते हैं। 2 लॉजिकल ऑपरेटर को अगर उसकी वैल्यू सही होती है, ट्रू होती है तो उसके लिए 1 जनरेट करता है और फॉल्स होती है तो 0 करता है, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं, जैसे हमने आपको बताया असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, ये वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करता है। जैसे हमने आपको बताया था कि a = 10, तो ये क्या हो गया, 10 लिखा तो ये हमने a में 10 की वैल्यू को स्टोर कर दिया। तो जैसे यहां देखिए यहां ऑपरेटर लगा है, ठीक है, इक्वल, ये सिंपल, ये ऑपरेटर वेरिएबल में सिंपल असाइनमेंट मान को असाइन करता या संचित या स्टोर करता। जैसे आपने लिखा a = 5, तो ये क्या करेगा, a में 5 की वैल्यू को स्टोर कर देगा, ठीक है। अब आपने लिखा c = a + b, तो c = a + b लिखा तो a में कोई वैल्यू होगी, b में कोई वैल्यू होगी, उसको जोड़ देगा, ठीक। जैसे यहाँ पे a = 5 था, अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं b = 5 लिख लेते हैं, तो c = क्या होगा, a + b, यानी उसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 जोड़ेंगे कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑपरेटर की। यह ऑपरेटर जो भी संचालन ऑपरेटर होता है +, ये क्या है, +, यह संचालन ऑपरेटर दाहिने ऑपरेंड्स, राइट ऑपरेंड्स को बाइंड ऑपरेंड के मान वैल्यू के साथ जोड़ता है, ठीक है। जैसे ये देखिए यहां पे उदाहरण एग्जांपल देखें, आपने लिखा b + a, तो इसका b = इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि b = यहां बताया गया है b + a, ठीक है। तो प्लस अगर हमने यहां इस तरह भी ले सकते हैं b + = a, तो इसका मतलब b = b + a, ठीक। या दोनों बराबर ही है, चाहे ऐसे b = b+ लिखें और चाहे हम लिखें b + = a, दोनों सेम है। तो ये है, इसे बोलते हैं एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या है ये, ऐड करो एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो ये क्या करता है, इस मान को यह ऑपरेटर दाहिने ऑपरेंड, ठीक है, राइट ऑपरेंड्स को बाएं ऑपरेंड के मानों के साथ जोड़ता है, ठीक है। सेम उसी प्रकार माइनस कर दिया। अगर हमने लिखा -, तो -, के वहां जोड़ता था, यहां घटाएगा, ठीक है। तो यह ऑपरेटर दाहिने ऑपरेंड्स को बाएं ऑपरेंड्स से क्या करेगा, घटाकर उसके मान वैल्यू को बाएं ऑपरेंड्स में जोड़ेगा। जैसे आपने कहा c - a, तो इसका क्या मतलब, उसका मतलब c = c - a, चाहे ये लिखिए चाहे लिखिए। सेम इसी प्रकार आपने लिखा *, तो *= में वहां पे प्लस करता था, वहां माइनस करता, यहां मल्टीप्लाई करेगा। तो इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब घटाओ और असाइन करो, 2 काम करो। मतलब देखिए यहां पर दोनों काम करता है, घटा भी रहा है और असाइन भी कर रहा है। सेम इसी प्रकार मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये क्या करता है, मल्टीप्लाई भी करता है और असाइन भी करता है। यहां पे देखिए उदाहरण क्या है, b = a, तो यहां पे क्या करेगा, b = b * a, ठीक है। तो यहां सेम उसी प्रकार है जैसे आपने प्लस में देखा था, तो वहां प्लस था, यहां माइनस और मल्टीप्लाई का इस्तेमाल किया गया, ठीक। तो हम लोग बात कर रहे थे डिवाइड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जिस प्रकार हमने देखा प्लस माइनस, सेम उसी प्रकार डिवाइड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब डिवाइड भी करेगा और क्या करेगा, असाइनमेंट भी करेगा। तो यह ऑपरेटर यानी इस संचालक की बात करें तो यह ऑपरेटर बाएं ऑपरेंड यानी लेफ्ट ऑपरेंड को दाहिने यानी राइट ऑपरेंड से भाग यानी डिवाइड कर उसके प्राप्त मान यानी वैल्यू को बाएं
ऑपरेंड में संचित करता है। ठीक है, तो जैसे आपने यहां लिखा C डिवाइडेड इक्वल टू A, इसका मतलब है C इक्वल टू C डिवाइडेड बाई A। ठीक, तो ये क्या करेगा, C को A से डिवाइड करेगा और वैल्यू को सेव करेगा, तो इसको इसीलिए बोलते हैं डिवाइड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। डिवाइड भी करेगा, ऐसा सेम उसी प्रकार मॉडुलस यानी मॉडुलस एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये दो काम करेगा, मॉडुलस भी निकालेगा और फिर उस वेरिएबल में उसी वैल्यू को असाइन भी कर देगा। ठीक, तो हम लोग बात करें यह दो ऑपरेंड के मापांगों यानी मॉडुलस के परिणामों, ये रिजल्ट को बाएं ऑपरेंड, ठीक है, बाएं यानी लेफ्ट ऑपरेंड में रखता है। ठीक, तो सेम चीज है ये। अगर हम एंड असाइनमेंट की हम लोग बात करें तो वो जो वर्क परफॉर्म करता है, जैसे हमने प्लस बताया, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस, तो सबका काम लगभग सेम है, यानी दो वर्क परफॉर्म करता है। एक तो वो मैथमेटिकल अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है जो उसका काम होता है, और दूसरा एक काम करता है असाइनमेंट का। तो यानी एक तरह से देखें तो दो ऑपरेशन को उसने मर्ज कर दिया। ठीक है, जैसे कि अगर अर्थमेटिक ऑपरेटर का काम प्लस का तो प्लस करने का था, ठीक है, और असाइनमेंट ऑपरेटर का काम है असाइन करना, तो ये दोनों वर्क को एक साथ कर दिया। ठीक, एग्जाम्पल जैसे लिखा C मॉडुलस इक्वल टू A, तो इसका क्या मतलब है, C इज इक्वल टू C मॉडुलस A, यानी मॉडुलस भी निकालेगा और उसको C के अंदर उस जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को उसको अंदर स्टोर भी कर देगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग से क्या आप जानते हैं, क्या आपको पता है। अगर हम बात करें ER एंटी रिलेशनशिप डायग्राम में प्रयुक्त होने वाले अवयव निम्नलिखित हैं। ठीक है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है क्या, पहले इसको हम समझ लेते हैं। जनरली इसको हम लोग बोलते हैं ER डायग्राम। क्या बोलते हैं, ER का मतलब, E का मतलब एंटिटी और R का मतलब रिलेशनशिप। दुनिया में लगभग वो सारी चीजें एंटिटी हैं जिनको हम एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, जैसे हम, आप, ये फैन, ये वॉल, जितने सब एंटिटी हैं। कैसे कर सकते हैं अलग, इनके प्रॉपर्टी के आधार पर कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंटिटी मींस वर्ल्ड की वो सारी चीजें जो एक दूसरे से अपनी प्रॉपर्टी के आधार पर अलग की जा सके, वो कहलाती है एंटिटी। अब एक एंटिटी दूसरी एंटिटी से कैसे जुड़ी है, यानी रिलेशनशिप की हम बात करते हैं। जैसे टीचर एक एंटिटी है, ठीक है, और स्टूडेंट भी एक एंटिटी है। अब टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप कैसे होगा, आपस में क्या होगा, हो सकता है एक टीचर हो एक स्टूडेंट हो, तो यहां एंटिटी रिलेशनशिप हो सकता है 1:1 रेशियो होगा, ये 1 टीचर 1 स्टूडेंट। लेकिन हो सकता है एक टीचर हो और स्टूडेंट की संख्या कई हो, तो इस केस में हो सकते हैं 1:m, यानी 1:1 यानी एक से 1 एंड मेनी का रिलेशनशिप। तो एंटिटी है क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ड की वो सारी चीजें जिसे हम उनके प्रॉपर्टी के आधार पर डिफरेंशिएट कर सके, उन्हें हम एंटिटी कहते हैं। लेकिन अगर डीबीएमएस में बात करें तो डीबीएमएस से दुनिया के हर चीज के बारे में तो स्टोर नहीं करेंगे ना, केवल उनके बारे में करेंगे जिनसे हम संबंधित हमें स्टोर डेटा स्टोर करना है। ठीक है, अगर कोई स्कूल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है तो उसमें टीचर स्टूडेंट के बारे में बात होगी। कोई डॉक्टर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बना है तो उसमें हॉस्पिटल होंगे, पेशेंट होंगे, या हॉस्पिटल से रिलेटेड चीज़ों की बात होगी। तो हम बात करें तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, तो इसका एक डायग्राम होता है। तो इस डायग्राम में अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, किसकी बात करें, रेक्टेंगल की बात करें, तो रेक्टेंगल या एंटिटी के समूह को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, समूह को। जैसे हमने कहा स्टूडेंट एक एंटिटी है, टीचर एक एंटिटी है, डॉक्टर एक एंटिटी है। ठीक, तो उसके लिए हम रेक्टेंगल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा दीर्घवृत्ताकार यानी इक्लिप्स का इस्तेमाल करते हैं। इक्लिप्स का इस्तेमाल किसके लिए, एट्रीब्यूट के लिए। जैसे हमने कहा कि स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट एक एंटिटी है। अब स्टूडेंट की जो प्रॉपर्टी होगी, कोई स्टूडेंट होगा उसका की क्या प्रॉपर्टी, उसका रोल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो रोल नंबर हो सकता है, उसको किस में दिखाएंगे, उसको दिखाएंगे इक्लिप्स में। ठीक है, इसी तरह डायमंड की बात करें तो डायमंड जो है इस तरह से है, तो ये डायमंड जो इस्तेमाल करते हैं उसका रिलेशनशिप की बात करते हैं। मतलब अगर हमने कहा कि एक एंटिटी क्या है, एक आपका टीचर है, ठीक है, टीचर है, और दूसरा क्या है, दूसरा हमने माना कि स्टूडेंट है। ठीक है, तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशनशिप डायग्राम बनेगा उसमें टीचर एंटिटी है तो रेक्टेंगल से, स्टूडेंट एंटिटी रेक्टेंगल से, आपस में टीचर टीचेस, टीचर क्या पढ़ाता है, किसको पढ़ाता है, स्टूडेंट को। तो रिलेशनशिप के लिए हम लोग डायमंड का इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है। लिंक की बात करते हैं तो लिंक आपका यह रेखाओं को प्रदर्शित करता है, कि मतलब कि अगर हम एक रेखा से दिखा रहे हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर दिखाते हैं तो उसके लिए हम मतलब लिंक के लिए अगर एक स्थान से दूसरे स्थान को मैच करना है तो उसके लिए हम सिंपल तो हमने रेखा इस्तेमाल करते हैं, लाइन इस्तेमाल करते हैं। तो हमने 4 चीजें देखी ईआर डायग्राम में। पहला रेक्टेंगल एंटिटी के लिए, दूसरा इक्लिप्स एट्रीब्यूट के लिए। एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट मतलब प्रॉपर्टी। जैसे टीचर की बात करें, टीचर का नाम हो गया, टीचर किस सब्जेक्ट का पढ़ाता है, या टीचर का एड्रेस हो गया, ये सब क्या कहलाएंगे? ये उसके एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। स्टूडेंट की बात करें, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, स्टूडेंट के नाम होगा, स्टूडेंट कहीं एड्रेस रहता है, स्टूडेंट क्या सब्जेक्ट पढ़ता है। तो स्टूडेंट से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी होंगे उनको बोलेंगे एट्रीब्यूट्स। क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूट्स। और एट्रीब्यूट्स को किसको दिखाते हैं? एट्रीब्यूट्स को हम डायग्राम में इक्लिप्स की मदद से दिखाते हैं। डायमंड की बात करें तो डायमंड क्या होगा? डायमंड में रिलेशनशिप, जैसे हमने कहा कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है? टीचर स्टूडेंट, टीचर बच्चों को पढ़ाता है, तो स्टूडेंट के बीच में ये रिलेशनशिप के लिए हम किस डायग्राम का प्रयोग करते हैं? हम रिलेशनशिप के लिए डायमंड्स डायग्राम का प्रयोग करते हैं। लिंक, अगर एक से दूसरे को जोड़ना है तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए हम लोग रेखा, यानी रेखा नहीं लाइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर काफी इंपॉर्टेंट है। बिटवाइज ऑपरेटर इसके बारे में पता होना चाहिए। तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या है, अगर हम इसको बारे में समझते हैं तो यह संचालक का प्रयोग बिट लेवल, यानी अगर इस ऑपरेटर की बात करें तो बिट लेवल के डॉक्यूमेंट के हेर फेर मैनिपुलेशन के लिए किया जाता है। यानी बिट वाइज आपको कुछ मैनिपुलेशन करना है तो हम बिटवाइज ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। इस संचालक यानी ऑपरेटर का प्रयोग बिट्स के स्थानांतरण शिफ्टिंग में होता है। किसमें होता है? बिट्स के शिफ्टिंग में किया जाता है। यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अब हम इनके प्रकार की बात करते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर। पहली बात समझिए, बिटवाइज ऑपरेटर कौन सा है? बिटवाइज ऑपरेटर बिट लेवल के डॉक्यूमेंट्स के मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल करता है। मतलब इसमें बिटवाइज शिफ्टिंग की हम लोग बात करते हैं। आइए हम देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। तो एक है एंड के लिए, ठीक है, एंड, ये बिटवाइज एंड ऑपरेटर है। दूसरा हम बात करते हैं बिटवाइज और, ये क्या है? बिटवाइज और ऑपरेटर है। तीसरा ये एक्सक्लूसिव आर, ठीक है, ये किसके लिए? एक्सक्लूसिव आर के लिए। ये डबल लेस देन ऑपरेटर बोल सकते हो, ये लेफ्ट शिफ्ट के लिए हो। इसी तरह डबल ग्रेटर देन राइट शिफ्ट के लिए। ठीक है, आगे हम इनका प्रयोग कैसे करते हैं, किस प्रकार करते हैं, वो आगे की क्लास में हम एग्जाम्पल के साथ इनके बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे अब आपने यहाँ पे आपने देखा बिटवाइज ऑपरेटर की हम लोग बात करें। बिटवाइज ऑपरेटर जैसे आपने यहाँ का ए में 0 वैल्यू है, बी में 0 वैल्यू है। आप समझिएगा, अब ए में 0 बी में वैल्यू है 0, दोनों वैल्यू है, तो उसका आउटपुट आपने देखा कि 0 आया। ठीक है, यहां पर देखें तो 0 आया, यहां एक्सक्लूसिव आर में देखा तो 0 आया। तो अब ये किस प्रकार ये वर्क करता है मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। पहले एंड की बात करते हैं। एंड में क्या होगा? अगर जब तक 0 आपका किसके लिए होता है? फॉल्स के लिए होता है। 1 किसके लिए होता है? ट्रू के लिए होता है। अगर एंड ऑपरेटर आप समझना चाहते हैं तो आप समझिए 0 और 0 अगर दोनों फॉल्स हैं तो आउटपुट क्या आएगा? आपका 0 ही आएगा, आउटपुट फॉल्स ही आएगा। क्योंकि एंड की बात करें तो एंड में जब दोनों चीजें जब होंगी वही आपको मिलेगा, एक होगा तो नहीं मिलेगा। तो फॉल्स और फॉल्स दोनों फॉल्स हैं तो भी आपको आंसर फॉल्स ही मिलेगा। सेम इसी प्रकार अगर 0 और 1 है तो भी आउटपुट आपको क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। ठीक है, 0 1 की वैल्यू क्या होगी? 0 ही मिलेगा। यानी अगर एक फॉल्स है एक ट्रू है तब भी वैल्यू फॉल्स ही मिलेगी। 1 0 है तब भी आपको 0 ही मिलेगा। लेकिन अगर 1 और 1 दोनों हैं, अगर इसको इस तरह समझिए 1 और 1 0 दोनों हैं तो आपको आंसर 1 ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? आप इस तरह समझ सकते हैं जब दोनों की वैल्यू सेम होगी तब वो आपको वो चीजें मिलेंगी। ठीक, आगे हम लोग ए और बी और एक्सक्लूसिव ए और बी को आगे क्लास में हम देखेंगे। अभी इसको समझ लेते हैं। ठीक, अगर हम आगे इसमें देखते हैं कंडीशनल ऑपरेटर की बात करें तो इसमें क्या होता है? इस संचालन ऑपरेटर का प्रयोग दी गई स्थित कंडीशन के मूल्यांकन के लिए होता है। किसके लिए होता है? अगर हम कंडीशनल ऑपरेटर की बात करें, नाम ही है कंडीशनल ऑपरेटर, तो कंडीशनल ऑपरेटर क्या करेगा?
इवैल्यूएट करेगा, ठीक है। और इवैल्यूएट में केवल दो ही विकल्प होते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो हम लोग देख रहे थे ऑपरेटर के बारे में कि ऑपरेटर एक स्पेशल प्रकार का ऑपरेटर है जिसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। पहले बात तो टर्नरी ऑपरेटर की अगर हम रिप्रेजेंट करने की बात करें तो किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। टर्नरी ऑपरेटर के इस्तेमाल के लिए हम लोग क्वेश्चन मार्क और कोलन का इस्तेमाल करते हैं। अगर टर्नरी ऑपरेटर के बारे में बताएं कि टर्नरी ऑपरेटर किस प्रकार वर्क करता है और क्यों वर्क करता है, तो जैसे अगर हम लोग इफ देन एल्स का प्रयोग करते थे, तो इफ देन एल्स के बजाय हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होगी, जैसे देखिए इसमें इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, बताया है, कंडीशन होगी, ठीक, ट्रू एक्सप्रेशन अगर ट्रू होगी तब कौन सा एक्सप्रेशन रन करेगा, और अगर फॉल्स होगी तब कौन सा एक्सप्रेशन वर्क करेगा। तो ये टर्नरी है। इसमें क्वेश्चन मार्क इफ भाग को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन मार्क किस भाग को प्रदर्शित करता है? इफ, यानी अगर कंडीशन ट्रू हुई देन क्या होगा, और कंडीशन फॉल्स हुई तब देन क्या होगा। तो जैसे कि हम लोग इफ देन एल्स का प्रोग्राम बनाते हैं सी में। अब जो लोग नहीं जानते, अगर सी प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी है, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कंडीशन इस्तेमाल करते हैं कि इफ ये हो तो ये हमारा पोर्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए, अगर ना हो तो दूसरा होना चाहिए, मतलब सिंपल शब्दों में बात करें। सेम उसी चीज को हम यहां पर टर्नरी ऑपरेटर की मदद से भी परफॉर्म कर लेते हैं। आगे देखते हैं कि कंडीशन वाले भाग में हम सही या गलत, ट्रू या फॉल्स में से किसी एक मान वैल्यू को रखते हैं, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ठीक। यदि हम कंडीशन वाले भाग में गलत मान, ठीक है, गलत मान ट्रू देते हैं तो सही व्यंजक ट्रू एक्सप्रेशन निष्पादित एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। ट्रू वाला पार्ट अगर हमने कहा कि ट्रू होगा तो जो एक्सप्रेशन है वो एग्जीक्यूट होगा, और फॉल्स होगा तो कोलन के बाद, यानी कोलन के बाईं तरफ लेफ्ट साइड वाला व्यंजक एग्जीक्यूट होगा। पहले तो ट्रू की बात करते हैं, अगर पहले वाला अगर क्वेश्चन मार्क कंडीशन सही है तो पहले वाला होगा, ट्रू पोर्शन होगा, और अगर क्वेश्चन मार्क गलत है तो नेक्स्ट वाला होगा, ठीक है। आगे हम इस चीज को और देखते हैं। जैसा हमने बताया, यदि हम कंडीशन वाले भाग में गलत, अगर हमने कंडीशन वाले भाग में गलत मान फॉल्स वैल्यू दे दी तो गलत व्यंजक यानी फॉल एक्सप्रेशन निष्पादित होगा। जैसा हमने आपको बताया कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो पहला ट्रू वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करेगा, और फॉल्स होगी तो फॉल्स वाला होगा, अर्थात कोलन के दाईं तरफ, ठीक, कोलन के राइट हैंड साइड वाला व्यंजक यानी एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, ठीक। आगे बात करते हैं विशेष स्पेशल ऑपरेटर की। तो हमने क्या क्या ऑपरेटर पढ़े? हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़े, हमने रिलेशनल ऑपरेटर पढ़े, हमने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े, और हमने टर्नरी भी ऑपरेटर पढ़ा। अब हम कुछ स्पेशल ऑपरेटर की बात करते हैं, देखते हैं स्पेशल प्रकार क्या है। तो अगर हम इस संचालक यानी ऑपरेटर का प्रयोग किसी विशेष स्पेशल वर्क को पूरा करने के लिए, किस काम को, स्पेशल वर्क को पूरा करने के लिए होता है, यह निम्न प्रकार से है। अब हम देखते हैं कि इसमें कितने प्रकार के आपके हैं, ठीक है। तो देखते हैं। तो अगर हम स्पेशल प्रकार के ऑपरेटर की बात करें तो एक है साइज ऑफ, ठीक है। ये सी लैंग्वेज जो लोग पढ़ते हैं उनको पता होता है, वैसे भी बहुत सिंपल सा है। साइज ऑफ, साइज बताएगा, किसका बताएगा? यह ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल का साइज, ठीक है, साइज बताता है, यानी उसके दस्तावेज डॉक्यूमेंट के अनुसार वापस रिटर्न करता है। जैसे कि हमने कहा कि इंटीजर की साइज क्या है, कैरेक्टर की साइज क्या है, फ्लोट की साइज क्या है, पॉइंटर की साइज क्या है। तो वैसे तो हम लोग जानते हैं कि इंटीजर की साइज 2 बाइट होती है, कैरेक्टर साइज 1 बाइट होती है, लेकिन हम प्रोग्राम अगर हम ऑपरेटर की मदद से रिटर्न करना चाहें तो हम साइज ऑफ ऑपरेटर की मदद से इसको रिटर्न कर सकते हैं। आगे एम्परसेंड की बात करें तो यह ऑपरेटर क्या करता है? यह ऑपरेटर वेरिएबल के एड्रेस को रिटर्न करता है। जैसे सी में हमने प्रोग्राम में वेरिएबल स्टोर किया, वेरिएबल बनाया, और हम जानना चाहें कि उस वेरिएबल का एड्रेस है क्या, तो अगर हम उस वेरिएबल का एड्रेस जानना चाहें तो हम एम्परसेंड का इस्तेमाल करके उस वेरिएबल के एड्रेस को प्राप्त कर सकते हैं। आगे एस्ट्रिक की बात करें, एस्ट्रिक क्या करता है? यह पॉइंटर वेरिएबल को सूचित डिनोट करने में प्रयोग किया था। जैसे हम पॉइंटर बनाते हैं, अगर सी की बात करें, सी में हम पॉइंटर बनाते हैं, तो पॉइंटर बनाने जैसे अगर हम जनरली बात करें तो हम लोग कहा INT-A, तो ये क्या है? सिंपल इंटीजर है। लेकिन अगर हम यहीं पे लिख दें कि INT*A, तो ये क्या है? ये पॉइंटर वेरिएबल है। किस प्रकार का पॉइंटर वेरिएबल है? ये इंटीजर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल है। इससे क्या होगा? ये इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को
होल्ड करेगा, करने की क्षमता रखेगा। लेकिन कैसे करेंगे? एम्परसेंड की मदद से हम इसको स्टोर कर सकते हैं। और एस्टिक वैल्यू एट द ऑपरेटर भी इसको कहते हैं, इसको वैल्यू एट द ऑपरेटर भी कहते हैं। अगर हम उस एड्रेस पे क्या वैल्यू स्टोर है ये पता करना चाहें तो हम इसकी मदद से पता कर सकते हैं। ठीक, अब हम कुछ आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं में इस चीज, तो क्या आप जानते में हमने जावा के बारे में कुछ प्रश्न है उसको समझते हैं। जैसे जावा क्या है? हमने पढ़ा था जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो ये जनरल पर्पज, ठीक है, जनरल पर्पज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। और इसके बारे में और बता दें, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हमने आपको डिटेल में बताया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या मतलब होता है, ये भी हमने आपको क्लास में समझाया था। इसका उद्देश्य, अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो इसका उद्देश्य जो है एप्लीकेशन को डेवलप करना। किस प्रकार के एप्लीकेशन को डेवलप करना? जनरल पर्पज के एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। अच्छा, एक बार लिखकर कहीं भी रन कराने के लिए इसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी कहते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी कहते हैं। अर्थात संकलित जावा यानी कंपाइल कोड, अगर जो जावा का कंपाइल कोड जिसे हम बाइट कोड भी कहते हैं, वो सभी प्लेटफॉर्मों पर रन करता है। इसीलिए जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी कहते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि हमारा चैप्टर 7 आज कंप्लीट होता है।